व्हाट कैन बी द कॉस्ट ऑफ नेशनल सिक्योरिटी, यानी कि राष्ट्र सुरक्षा के लिए कितना पैसा लगाया जाए कि राष्ट्र सुरक्षित हो सकता है? क्या कीमत कोई लगाई जा सकती है? नहीं। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स इतनी यू कैन से स्पॉन्टेनियस है, यू कैन नॉट गॉज, यू कैन नॉट से कि इतने में हो जाएगा। सो क्या कीमत हो सकती है? कोई कीमत नहीं हो सकती, यू कैन नॉट फिक्स। क्या किया जा सकता है? एवरीथिंग। सो अब नेक्स्ट जेन जो वॉर्स हैं वो स्पेस, एआई, इनका मेजर रोल इनमें रहने वाला है। अभी रिसेंट प्रेस ब्रीफिंग में भी आपने सुना होगा, लेकिन उसका एक ट्रेलर आपको रिसेंट इंडिया पाकिस्तान कन्फ्रंटेशन में मिल गया होगा। इस वाले कन्फ्रंटेशन में हमारा स्पेस टेक्नोलॉजी कैसे काम आया, प्लस स्पेस टेक्नोलॉजी अपार्ट फ्रॉम एयर डिफेंस अपने आप में एक ब्रॉड एरिया है, और क्योंकि अभी ये न्यूज में बहुत ज्यादा है तो और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इस वीडियो में कोशिश ये की जा रही है कि बहुत ही सिंपल तरीके से आपको हर एक चीज समझा दी जाए। इस वीडियो में जो मैंने रिसर्च आर्टिकल्स यूज करे हैं, कुछ इंडिया की रिपोर्ट्स हैं, कुछ यूएस की रिपोर्ट्स हैं, कुछ चाइनीज रिपोर्ट्स हैं, सबको मिश्रण मैंने इस कंटेंट में दिया है। तो उन सब ऑथेंटिक रिपोर्ट्स को, रिसर्च जर्नल्स को मैं अपने टेलीग्राम चैनल में शेयर कर दूंगा एज अ सोर्स। यू कैन रेफर मोर इफ यू वांट टू फॉर रिसर्च पर्पस। लेकिन यहां पर सिंप्लीफाई किया गया है कि हर किसी को समझ में आ जाए क्या चल रहा है और क्या होना चाहिए, राइट? तो देखिए, एयर डिफेंस सिस्टम हमारा कारगर रहा। आपने देखा मल्टी एयर डिफेंस सिस्टम से हमने कितने सारे ड्रोन्स। तो एयर डिफेंस सिस्टम में ड्रोन्स, मिसाइल्स, फाइटर जेट, आप सबको मतलब सबसे अपने आप को सिक्योर कर सकते हैं। तो मैटर क्या करता है? आप कहेंगे सर कवरेज मैटर करता होगा, लेकिन कवरेज के अलावा और भी मैटर करता है। सर्वेलेंस मैटर करता है, कम्युनिकेशन सिस्टम मैटर करता है। कम्युनिकेशन सिस्टम क्यों? क्योंकि आपको आइडेंटिफाई भी तो करना पड़ेगा कि एक टारगेट है कौन सा, क्योंकि उसी समय पर इसी एयर स्पेस में कई ऐसे भी कंपोनेंट्स हो सकते हैं, फाइटर जेट्स हो सकते हैं, मिसाइल्स हो सकते हैं जो इंडियन हो सकते हैं। भाई उनको थोड़ा ना मार गिराना है। तो यानी कि एक जबरदस्त सिक्योर कम्युनिकेशन सिस्टम भी होना चाहिए। यहां पर एनालिसिस के लिए एआई का भी इस्तेमाल हो सकता है। आज हम ये कह सकते हैं कि यू हैव टू कंट्रोल द स्काई, नॉट जस्ट टू डिफेंड योरसेल्फ बट टू आइडेंटिफाई कि दुश्मन क्या कर रहा है अपने एरिया में। यानी कि स्पेस टेक्नोलॉजी में हमें कैपिटल एक्सपेंडिचर को बढ़ाना होगा। अब कितना बढ़ाएं इस पर अब स्पेस पे तो नहीं, लेकिन सिक्योरिटी पर एक स्कॉलर हुए मर्शाइमर, उन्होंने कहा कि कोई लिमिट नहीं है। यू हैव टू मैक्सिमाइज द पावर बिकॉज नेशंस आर पावर मैक्सिमाइजर्स। मॉडर्न एज इज बिल्ट ऑन टेक्नोलॉजी। जो भी इस वेव को राइड करेगा वो दुनिया में पावरफुल होगा। तो सेम लेसन गोज फॉर इंडिया। और एक थोड़ा कंपैरेटिव एनालिसिस हो जाए तो इसमें मैंने चाइना के साथ भी कंपैरिजन किया है। सबसे पहले तो एयर डिफेंस सिस्टम को जानते हैं, फिर थोड़ा इसको ब्रॉड करेंगे। तो एयर डिफेंस सिस्टम चलता कैसे, मतलब कैसे ये काम करता है? देखिए, नेशनल डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर का एक यू कैन से एक अभिन्न अंग है, राइट? वर्क कैसे करता है? जैसे आपने S-400 का नाम सुना, तो S-400 में ये इमेज नहीं होनी चाहिए कि ये केवल S-400 है। ये तो केवल बैटरी है, मतलब यहां से तो लॉन्चर है इक्विप्ड विद 4 मिसाइल कैनिस्टर्स डिपेंडिंग ऑन द सिस्टम। तो जैसे S-400 के लिए ये हो गया आपका लॉन्चर। इसके अलावा आपका एक कमांड कंट्रोल सेंटर होता है, रडार होता है। तो यानी कि आपको मल्टीपल ऐसे व्हीकल्स दिखेंगे जिन व्हीकल्स से, जैसे ये देखिए, ये एक्विजिशन रडार है, ये कमांड पोस्ट है, ये एंगेजमेंट रडार है, और ये फिर लॉन्चर है। इन सबको मिलाकर आपका ये S-400 बनता है, राइट? तो सबसे पहला काम क्या है? डिटेक्शन, यानी कि एबिलिटी टू डिटेक्ट कि भाई जो आप पर अटैक हो रहा है वो एक्चुअली मिसाइल है, एयरक्राफ्ट है या फिर ड्रोन है, और कितनी दूरी पर है। तो मतलब डिटेक्ट भी करना पड़ेगा। फिर उसके बाद अब कैसे डिटेक्शन होता है? जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो रेडियो वेव्स होती हैं, ये रिलीज करता है अपने ट्रांसमीटर के थ्रू। जब वो उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट पर स्ट्राइक करती है तो फिर वापस आती है, वो रिसीवर में आती है, और इससे एग्जैक्ट कहां पर है, तो जो थ्रेट आ रहा है उसकी स्पीड क्या है, उसका नेचर क्या है, ये हमें रडार के थ्रू पता लग जाता है। तब आपको पता लगता है कि अच्छा रडार पे, तो यानी कि ट्रांसमिट किया और रिसीव किया वाया रडार। इसके बाद ट्रैकिंग, आपको पता तो लग गया कि हाँ कुछ है, लेकिन भाई उसकी ट्रेजेक्ट्री क्या है, कैसे वो मूव कर रहा है, कितने आइटम्स हैं। तो ऐसे में इफेक्टिव ट्रैकिंग भी जरूरी है। तो इसमें ट्रैकिंग के लिए इंफ्रारेड कैमरास भी इस्तेमाल होते हैं, लेजर रेंज फाइंडर्स भी इस्तेमाल होते हैं, और अदर सेंसर्स भी होते हैं। एक्चुअली डिफरेंट सेंसर्स के इंफॉर्मेशन को फ्यूज भी किया जाता है सो दैट
श्योरिटी हो जाए कि एग्जैक्टली इस मोमेंट पर, इस लोकेशन पर ये मिसाइल आएगी, क्योंकि तभी तो हमारी तरफ से जो मिसाइल जा रही है एग्जैक्टली वहां पर स्ट्राइक करेगी। तो इस वजह से मल्टीपल सेंसर्स की इंफॉर्मेशन को, ट्रैकिंग इंफॉर्मेशन को फ्यूज करके एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन निकाली जाती है। नहीं तो सोचिए करोड़ों की एक मिसाइल मतलब खर्च हो जाएगी एंड यू वोंट बी एबल टू सिक्योर योरसेल्फ एंड स्ट्राइक द टारगेट, राइट। तो एयर डिफेंस सिस्टम में मतलब न्यूट्रलाइज करना है तो भाई ट्रैकिंग करना पड़ेगा। फिर इंटरसेप्शन, इंटरसेप्शन का मतलब होता है वो स्ट्राइक, यानी कि फिर आता है वो वाला स्टेप। लेकिन स्ट्राइक के लिए क्या होना चाहिए भाई, आपको पता होना चाहिए रेंज क्या है, स्पीड क्या है। तो रेंज के हिसाब से आपके एयर डिफेंस सिस्टम में मल्टीपल लेयर्स होती हैं। जैसे कि शॉर्ट रेंज के लिए आप फॉर एग्जांपल मैनपैड्स का इस्तेमाल कर देते हैं, मीडियम रेंज के लिए जैसे आपने आकाश मिसाइल सिस्टम का इस्तेमाल किया, लॉन्ग रेंज के लिए जैसे कि S-400 का इस्तेमाल किया। तो इसी वजह से मल्टीपल एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं जिन्होंने इस वाले कन्फ्रंटेशन में इंडिया में की मदद करी, जो हमने यूज करे, राइट। तो हम कह सकते हैं C3 का मतलब है कमांड, कंट्रोल एंड कम्युनिकेशन। ये कोर है इस पूरे सपोर्ट सिस्टम का, और इसी में आपको जरूरत पड़ती है स्पेस की टेक्नोलॉजी की। कारण क्योंकि आप कम्युनिकेट कैसे करेंगे, तो कम्युनिकेशन में जो स्पेस टेक्नोलॉजी है, मतलब इस पे आपकी जो सैटेलाइट होती है वो रिलायबल होती है। क्योंकि जो टेरेस्ट्रियल है और जो एयरबोर्न सिस्टम होते हैं, मान लीजिए आप किसी ड्रोन का भी इस्तेमाल कर रहे हैं, या फिर मान लीजिए आप लैंड बेस्ड अपने यू कैन से ट्रांसमिशंस का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो अल्टीमेटली उसकी अपनी कुछ लिमिटेशन भी हो सकती है, और उनमें से टेरेस्ट्रियल में भी कितने सारे वो स्पेस पर ही डिपेंडेंट होंगे। अब ये जो सैटेलाइट्स होती हैं मदद कैसे करती हैं हमारे सिस्टम की, हमारे सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट की। सबसे जो बेसिक चीज है वो तो है इमेजरी इंटेलिजेंस। ये तो आप सबने सुना ही होगा। इमेजरी इंटेलिजेंस का मतलब है कि हमारी सैटेलाइट्स इमेज लेती रहती हैं, एग्जैक्टली बताती रहती हैं कि यहां पर क्या चल रहा है। जैसे कि आपने रिसेंट प्रेस ब्रीफिंग में देखा कि वहां पर जो एयरबेसेस जो ग्रस्त हुए उनकी इमेज अलॉन्ग विद टाइम मैपिंग हमने शो करी। तो इससे सिद्ध हो गया कि भाई ये देखो सैटेलाइट इमेजेस। फिर इसके बाद फिर अलग अलग टाइम पर शो भी करी, जिससे पता लग जाए कि देखो सीक्वेंस से शो हो रहा है कि उससे पहले क्या था, स्ट्राइक के बाद एग्जैक्टली अब क्या है। तो इमेजरी ये सबसे बेसिक है। इसके बाद सिग्नल इंटेलिजेंस। आप कहेंगे सिग्नल इंटेलिजेंस क्या, मतलब सैटेलाइट्स के थ्रू आप ये भी पता कर सकते हैं कि कौन से सिग्नल्स कहां से आ रहे हैं, जिससे कि आप दूसरे के उन सिग्नल्स को, जैसे इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर में होता है, जैसे जैमिंग आप कर सकें, एनिमी की कैपेबिलिटीज को पता कर सकें। क्योंकि भाई इलेक्ट्रॉनिक्स पर चल रहे हैं इक्विपमेंट्स, अगर आप जैम कर देंगे तो एक फाइटर जेट दूसरे फाइटर जेट से कम्युनिकेट नहीं कर पाएगा, तो उनका जो मिशन कोऑर्डिनेशन है वो हैम्पर होगा और वो आपके फेवर में काम करेगा। लेकिन इसके लिए किसकी जरूरत है आपको, मिलिट्री सैटेलाइट्स की जरूरत है। फिर अर्ली वार्निंग। अब इसका तो इस्तेमाल यूक्रेन और रशिया के कॉन्फ्लिक्ट में भी हो रहा है, जिससे कि जो जो वॉर ग्राउंड है उसकी जो सेंस है वो कई गुना बढ़ गई है इस समय दोनों पार्टीज की, क्योंकि एग्जैक्टली पता है कि दुश्मन की लोकेशन क्या है, दुश्मन के पास हथियार कौन से हैं, कहां से चलाएगा। तो इसी वजह से अब मतलब जो बैटल ग्राउंड है वो चेंज हो गया है। स्पेस बेस्ड इंफ्रारेड सिस्टम इसका इस्तेमाल किया जाता है, जिसको हम SBIRS भी कहते हैं। इसके लिए डेडिकेटेड सैटेलाइट्स होती हैं जिसमें पावरफुल इंफ्रारेड सेंसर्स होते हैं, हीट सिग्नेचर्स होते हैं, जिससे कि मिसाइल कहां से लॉन्च हो रही है, फिर बैलिस्टिक मिसाइल है कि नहीं, क्रूज मिसाइल है कि नहीं, ये एग्जैक्ट हमें बता पाता है स्पेस बेस्ड सैटेलाइट। कारण क्योंकि क्रूज का भाई जो ट्रेजेक्ट्री होगी वो फ्लैट टू द अर्थ सरफेस होगी, बैलिस्टिक की प्रोजेक्टाइल वाली होगी, तो ऐसे में भी ये काम आता है। फिर कमांड कंट्रोल कम्युनिकेशन, जैसे जो सैटेलाइट कम्युनिकेशन है ये मोस्ट रिलायबल है, प्लस हमारे ग्राउंड बेस्ड जो फोर्सेस हैं उसको सी बेस्ड फोर्सेस से कम्युनिकेट करना है, तो उसके लिए भी तो आप सैटेलाइट कम्युनिकेशन का इस्तेमाल करेंगे। रिलायबल है, सिक्योर है, तो सैटकॉम्स मेन रोल अदा करते हैं। फिर उसके बाद पोजीशनिंग, नेविगेशन, टाइमिंग, इसको हम कहते हैं PNT। समझ लीजिए PNT कोर है। याद है आपको कारगिल 1999, भारत ने कहा था कि भाई हमें लोकेशन चाहिए पाकिस्तान की फोर्सेस की, तो उसके लिए अपना GPS इस्तेमाल करने दो, ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम। USA ने कर दिया था ना, हम नहीं करेंगे। तो भाई फिर इंडिया ने कहा अच्छा ठीक है, फिर हमने अपना बिल्ड करना स्टार्ट किया। उसका भी अपडेट अभी आगे आएगा। नाविक यानी कि इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम जो हमने बिल्ड किया। तो यानी कि किसी भी वॉर में इस समय पर आपको एग्जैक्ट पोजीशन दुश्मन की, प्लस वो उनके जो लॉन्च हुए हैं वेपन्स आपकी तरफ, उनके एग्जैक्ट नेविगेशन, टाइमिंग, ये एक्सट्रीम प्रिसाइजली आपको पता होने चाहिए, तभी आप प्रिसीजन हिटिंग कर सकते हैं। इसके अलावा आपकी जो खुद की मिसाइल्स हैं, आपके जो खुद के ड्रोन्स हैं, उनको भी तो एग्जैक्ट पोजीशन, नेविगेशन, ट्रैकिंग, मतलब जो टाइमिंग है, इन सब में हेल्प चाहिए, तो उसमें भी आपको इसकी मदद मिलेगी। अभी मैं आपको जो बता रहा था कि इंटरसेप्शन के लिए ट्रैकिंग इफेक्टिव होनी जरूरी है,
और उसमें मल्टीपल सेंसर्स के डेटा को फ्यूज किया जाता है जिससे एश्योर हो जाए कि हाँ रिलायबल है, कि यहीं पर इंटरसेप्शन होना है, जैसे कि एग्जैक्टली पता लग जाए कि अच्छा ये जो ट्रेजेक्ट्री है यहां पर आएगी, यहीं पर हम अटैक करेंगे। अब ये जो एयर डिफेंस है ये एक कंपोनेंट है स्पेस का, लेकिन स्पेस की पूरी जो ट्रेजेक्ट्री है, कहां से स्पेस की वॉर स्टार्ट हुई, स्पेस का कंपटीशन कैसे स्टार्ट हुआ, जरा उसको समझ लेते हैं। जैसे कि मैं हर एक वीडियो में थोड़ा सा बेस से हर एक चीज को उठाता हूं। इवोल्यूशन देखते हैं, वर्ल्ड वॉर 2 की बात करते हैं। जब वर्ल्ड वॉर 2 एंड स्टेज पर था तो नाजीज ने कारनामा दिखा दिया। उन्होंने एक रॉकेट को लॉन्च किया जो 100 किलोमीटर से पार चला गया। इसको हम कहते हैं कर्मन लाइन। तो कर्मन लाइन को पार कर दिया। ये एक अनमैन्ड रॉकेट था। ऐसा करा क्यों? क्योंकि देखिए साइकोलॉजिकल वॉरफेयर भी तो साथ साथ में होता है, जिससे दुश्मन पार्टीज को लगे कि भाई साहब पहली बार किसी ने ऐसा किया है कि ऐसा रॉकेट लॉन्च कर दिया जो 100 किलोमीटर ऑल्टीट्यूड को पार कर गया है। तो यानी कि व्हाट इज इन द पॉकेट ऑफ नाजीज, ये कुछ भी कर सकते हैं। इसके बाद फाइनली हमें पता है 1945 वर्ल्ड वॉर तो एंड हुआ, वर्ल्ड वॉर 2, और नाजीज तो हार गए। 1950s का जो दौर था, अब वो स्पेस रेस स्टार्ट हो गई 1957 से 1969। स्पेशली मैंने इसी टाइमलाइन को क्यों बताया, उसका रीजन देखिए। 1957 में आपके स्पुतनिक 1 याद है आपको, यूएसएसआर ने लॉन्च करी थी। यूएसए ने ईगो पर ले लिया था कि ऐसा कैसे हो गया। फिर यूएसएसआर ने फर्स्ट ह्यूमन इन स्पेस यूरी गैगरिन वो भी भेज दिया था। तो एक तरीके से इस वाले फेज में यूएसएसआर ने स्पेस डोमिनेशन दुनिया में अपनी दिखा दी थी कि भाई बेस्ट स्पेस प्रोग्राम हमारा है। इसके बाद फिर वो कैनेडी की एक फेमस स्पीच आई थी और उन्होंने कहा था कि भाई हम अब नेक्स्ट मतलब कुछ फर्स्ट हम करेंगे। वो क्या था? मून पर फर्स्ट मैन फिर इन्होंने लैंड किया, मिशन अपोलो। उसके बाद जब दोनों ने इतनी गतिविधियां बढ़ा दी तो यूएन को लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि कोल्ड वॉर वाला जो फेज चल रहा है इससे स्पेस में भी कुछ कन्फ्रंटेशन होने लगे। अगर ये मून पर पहुंचे हैं तो कोई क्लेम के चक्कर में वहां पर उसको वेपनाइज ना कर दें। तो इसको लेकर यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने डायरेक्शन दिया कि भाई चलो एक कुछ लीगल प्रिंसिपल्स रख लेते हैं जो गवर्न करेंगे आपके आउटर स्पेस की एक्टिविटीज को, कि कैसे एक्सप्लोर करना है और क्या आप कर सकते हैं, क्योंकि ये स्पेस शेयर्ड है, हम सब ह्यूमंस के लिए है। आप पहले पहुंच गए इसको तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप सबके लिए उसको बर्बाद कर देंगे। तो खैर इन्होंने भी कहा कि ठीक है बताइए क्या करना है। 1967 में यूएसएसआर, यूके और यूएसए इन्होंने साइन करी ये आउटर स्पेस ट्रीटी। ये कहती है कि आप न्यूक्लियर वेपन या वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन आप आउटर स्पेस में, ऑर्बिट में या मून पर नहीं रखेंगे। तो उन्होंने कहा ठीक है भाई नहीं रखेंगे। 1980s अब यहां पर कंपटीशन थमने वाला नहीं था। यूएसएसआर ने एक एंटी सैटेलाइट मिशन पूरा कर लिया। मतलब उन्होंने दिखा दिया कि भाई हमारा जो ये मिग 31 एयरक्राफ्ट है इसके साथ हमने अटैच कर दी एक मिसाइल, और उस मिसाइल के पास कैपेसिटी है कि हम एंटी सैटेलाइट मिशन कर सकते हैं। इसका मतलब यह है कि भाई यूएसए तुम जितना अपना स्पेस डोमिनेशन दिखाने की कोशिश कर रहे हो, जब चाहेंगे तो टाइम तय करके यूएसएसआर आपकी सैटेलाइट को खत्म कर सकता है। तो उसके बाद 5 साल लगे यूएसए को। यूएसए ने भी अपना एंटी सैटेलाइट मिशन सक्सेसफुल कर लिया। उसके बाद 2007 में चाइना ने कहा हम भी क्यों पीछे रहे, चाइना ने भी कर दिया। आप बताना चाहेंगे चौथा कौन सा देश है? 4 ही देश हैं, चौथा कौन सा देश है जिसके पास एंटी सैटेलाइट कैपेबिलिटीज हैं? अरे इंडिया। 2019 कमेंट्स में बताइए उस मिशन का क्या नाम है, क्योंकि 4 ही देश हैं। इंडिया बिकेम द 4th नेशन, दैट इज समथिंग टू बी प्राउड अबाउट। फिर जो एक कुवैत इराक वॉर हुआ था, जो गल्फ वॉर चल रहे थे, इसमें देखा गया कि यार स्पेस टेक्नोलॉजी का जबरदस्त इस्तेमाल हुआ। यहां पर यूएसए एक्चुअली इससे पहले ईरान इराक वॉर में भी जबरदस्त पैसा यूएसए ने कमाया, दोनों को हथियार दिए। लेकिन जो इराक और कुवैत वाला वॉर था इसमें लगा यार कुवैत के जो तेल के कुएं उसको कब्जाया जा रहा है, यहाँ पर ऑयल की जो सप्लाई है वर्ल्ड की वो डिस्टेबलाइज हो जाएगी, और यूएस की इकोनॉमी के एनर्जी नीड्स जो है, एनर्जी सिक्योरिटी, वो डिस्टेबलाइज हो जाएगी। तो ऐसे में फिर स्पेस टेक्नोलॉजी यानी कि जीपीएस, प्रिसीजन गाइडिंग म्यूनिशन, यानी कि एग्जैक्टली जहां मारना चाहते हैं हथियार, जहां बॉम्ब गिराना चाहते हैं, वो उसका इस्तेमाल किया गया। सैटेलाइट इमेजिंग, जीपीएस एंड प्रिसीजन गाइडिंग म्यूनिशन, जो हमने भी इस बार इस्तेमाल किया था पहलगाम के जो टेररिस्ट थे उन पर अटैक करने के लिए, और उसके बाद रिटेलिएशन जब पाकिस्तान ने करा तो तब भी किया गया इसका इस्तेमाल। खैर, तो इससे पता लग गया कि भाई फ्यूचर के जो वॉर हैं उसमें स्पेस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल जबरदस्त तरीके से होने वाला है। अभी रशिया यूक्रेन में भी इसका इस्तेमाल हो रहा है कि कैसे हम दूसरे के नेविगेशन सिस्टम को डिस्टर्ब करें। जब ये कारगिल वॉर वाली जो मैंने आपको बात बताई कि हमें जीपीएस का लोकेशन चाहिए था, क्योंकि हमारी क्षेत्र में अंदर आकर कुछ हाइट्स पर ये पाकिस्तानी फोर्सेस बैठ गई थी, तो ऐसे में हमें मतलब लोकेशनल एडवांटेज तो उनको थी ना, तो हमें एग्जैक्ट लोकेशन मिलती तो हम कितनी सारे अपने शहीदों को बचा सकते थे।
तो खैर यूएसए ने डिनाई कर दिया, तो इंडिया ने कहा ठीक है हम अपना बनाएंगे जीपीएस। तो हमने IRNS, मतलब इनका जीपीएस है, हमने इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम नाविक, उस पर काम करना स्टार्ट किया। ऑलरेडी देखिए यूरोप का जो है उसका नाम गैलीलियो है और चाइना का बाइडू है, तो तीनों के नाम आपको पता होने चाहिए। हम अपना मेड इन इंडिया ग्लोबल सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम बना रहे हैं। मैंने कहा है ग्लोबल सैटेलाइट, कारण क्योंकि रीजनल से फिर हम इसको ग्लोबल करेंगे, पहले इंडिया देन ग्लोबल। और अगर मैं स्पेस टेक्नोलॉजी में ओवरऑल बात करूं, मतलब इसके सभी डायमेंशंस की बात करूं, तो इंडिया अमंग द बेस्ट माना जाता है। एक कंपैरिजन करते हैं, जैसे कि आप मार्स मिशन के बारे में आपने पढ़ा, चंद्रयान के बारे में पढ़ा, तो आपने देखा होगा कि इंडिया को जाना जाता है कॉस्ट इफेक्टिव और बेटर टेक्नोलॉजी इन स्पेस। इसके लिए आपको पता है नासा भी कहीं अपनी सैटेलाइट्स को इसरो के कोलैबोरेशन में लॉन्च करा रहा है, कारण कॉस्ट इफेक्टिव है एंड इसरो हैज दैट कैपेसिटी। तो इसके अलावा एसेट टेस्ट तो आपको बताया। इसके बाद स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट इंडिया का सक्सेसफुल रहा। तो इनक्रेडिबल टेक्नोलॉजी प्रोग्रेस हमने करी है। लेकिन इस वीडियो का पर्पस ये है कि ये तो हमने करा है, लेकिन इसके अलावा कमर्शियल वाला एंगल और मिलिट्री वाला एंगल कंपैरेटिवली हमारे एडवर्सरी की वेयर वी आर स्टैंडिंग, क्योंकि हमने सुरक्षा की बात करी है। तो अगर हमें स्पेस में कंपीट करना है तो क्या पाकिस्तान को एग्जांपल लेकर चले? नहीं भाई, चाइना को एग्जांपल लेकर चलेंगे ना। चाइना से कंपेयर करेंगे तो अल्टीमेटली में पता लग जाएगा कि भाई वो एडवर्सरी है, उसके लिए हम कंपीट करेंगे, तो पाकिस्तान थोड़ा ना काउंट होगा फिर उसमें। जैसे अब ये मिलिट्री बैलेंस रिपोर्ट की बात बताता हूं, ये द इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्ट्रेटेजिक स्टडीज की 2024 की रिपोर्ट है। ये क्या कहती है? कहती है कि चाइना के पास 245 मिलिट्री सैटेलाइट हैं जो ऑपरेट करता है, 245 मिलिट्री सैटेलाइट। ऑफिशियली वो नहीं कहता, मैंने एक और डेटा देखा, वो यूएसए के डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस का है, डीओडी का। वो कहता है 290 सिस्टम्स हैं इनके पास, इंटेलिजेंस, सर्वेलेंस एंड रिकॉनेंस के। मतलब इसका मतलब होता है कि अगर आपको किसी पर्टिकुलर एरिया को मिलिट्री स्टैंड पॉइंट से स्टडी करना हो तो उसके लिए भी आपको सैटेलाइट्स की जरूरत पड़ेगी। तो चाइना हैज दैट। आप कहेंगे सर ये 290, 245, मतलब बात समझ नहीं आ रही, मतलब कुछ पिक्चराइजेशन हो कि इससे क्या हो जाएगा। तो इससे ये हो जाएगा, मतलब जो यूएस और यूएस के एलाइज हैं, जैसे कि अगर इस वाले लोकेशन को देखिए, इसको हम इंडो पैसिफिक कहते हैं। तो इंडो पैसिफिक में आप देखें तो जापान, ताइवान वाला रीजन, साउथ चाइना सी वाला रीजन, ये गल्फ वाला रीजन, इसको आप इंडो पैसिफिक कहते हैं। इसके बियॉन्ड भी चाइना के पास कैपेसिटी है एग्जैक्टली अपने दुश्मन की मूवमेंट प्लस जो भी गड़बड़ी कर रहा है, मतलब वो अगर मेजर अपनी फोर्सेस को मोबिलाइज कर रहा है, किस तरह के एसेट्स को मोबिलाइज कर रहा है, अगर इसके लिए वो दूसरे के पास स्ट्रेटेजी नहीं है तो भाई वो सैटेलाइट्स के माध्यम से उसको पता कर सकता है। ये कहा जाता है कि अगर मैं ISR सिस्टम की बात करूं तो दुनिया की लगभग आधी ISR कैपेसिटी जो है इस समय चाइना के पास है। यानी कि इंटेलिजेंस सैटेलाइट्स के माध्यम से, सर्वेलेंस एंड रिकॉन्सनेंस, ये कैपेसिटी इनके पास है। नाउ जरा चाइना का बाइडू सिस्टम बताऊं तो उसमें 45 सैटेलाइट हैं और ये 5 मीटर के आसपास तक एक्यूरेसी से आपकी लोकेशन को बता सकता है। ये इनका जो सिस्टम है जिसको बाइडू कहते हैं चाइना का। इसके अलावा कमर्शियल कॉन्स्टलेशन भी, अब चाइना देखिए किस पे काम कर रहा है, 13,000 सैटेलाइट्स। आप कहेंगे करना क्या चाह रहा है? ये एक्चुअली इंटरनेट देना चाह रहा है वाया सैटेलाइट। कुछ याद आ रहा है क्या? किसी और का भी आइडिया था? बिल्कुल सही समझे आप। अरे स्टारलिंक, स्पेसएक्स, एलन मस्क। तो यानी कि एलन मस्क की स्पेसएक्स का जो कॉम्पिटिटर है वो चाइना में खड़ा हो रहा है, जो स्टेट ओन्ड कंपनी यानी कि सरकारी कंपनी है सेटनेट। तो वही एलन मस्क के लिए कंपटीशन खड़ा हो रहा है यहाँ पर। नाउ अब हम इसमें क्या कर रहे हैं, तो देखिए इसी साल में अप्रैल 7 को ये एक मीटिंग थी। तो उस मीटिंग में हमारे जो CDS हैं जनरल अनिल चौहान, उन्होंने स्टेटमेंट दिए। उन्होंने कहा है कि प्राइमरी एलिमेंट ऑफ वॉरफेयर विल डिपेंड ऑन स्पेस। तो इसमें इंडिया अब सिग्निफिकेंट चेंजेस ला रहा है। क्या चेंजेस ला रहा है? उनका कहना है कि 52 मिलिट्री सैटेलाइट्स फॉर ISR इंडिया डिप्लॉय करने वाला है, जो इंडिया की मिलिट्री की कैपेबिलिटीज को और कई गुना बढ़ा देंगे। तो दैट्स अ गुड न्यूज। इसके अलावा $3 बिलियन इंडियन गवर्नमेंट स्पेंड करेगी इन प्रोजेक्ट्स में। ये इन्होंने एक अदर कॉन्फ्रेंस थी, डेफसेट कॉन्फ्रेंस, जो फरवरी में हुई थी इसी साल, उसमें इन्होंने ये बात बताई थी। तो यानी कि इंडिया मिलिट्री एस्पेक्ट से स्पेस में एक्सपेंड कर रहा है। इसके अलावा और क्या एंडेवर्स हैं? देखिए प्राइवेट सेक्टर, यानी कि चाइना ने, अगर मैं स्पेसिफिकली ईयर बताऊं तो 2014 के बाद से चाइना ने प्राइवेट सेक्टर को पुश किया है स्पेस में, यानी कि लगभग 11 साल हो गए हैं। तो इंडिया इसमें क्या कर रहा है? इंडिया भी एग्जैक्टली कर रहा है। मैं एग्जांपल बताता हूं आपको। इवन स्पेस एरिया में जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है उसकी पॉलिसी को इंडिया लिबरलाइज करने की सोच रहा है। 2019 की रिपोर्ट के हिसाब से इस समय पर 120 एक्टिव स्पेस टेक्नोलॉजी स्टार्टअप्स हैं इंडिया में।
हालांकि जो इसकी ग्रोथ है हमें और पुश करनी होगी, इंडिया ने उसके लिए क्या किया है। आप दो चीजों को ध्यान रख सकते हैं, एक तो इन स्पेस और एक है ISPA। मतलब क्या है, इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर। मतलब भारत सरकार कह रही है कि भाई स्पेस के लिए ऑलरेडी हमारे जो इसरो के एसेट्स हैं, अगर आप स्टार्टअप हैं, इंक्यूबेट होना चाहते हैं या कुछ इनोवेट करना चाहते हैं, तो आप उन फैसिलिटीज का भी मदद ले सकते हैं। मतलब वहां पर भी आप इनोवेटिव, मतलब जो प्राइवेट प्लेयर हैं, उन फैसिलिटीज की मदद से कुछ इनोवेशन कर सकते हैं। तो कोलैबोरेशन की बात चल रही है। प्लस ISPA यानी कि इंडियन स्पेस एसोसिएशन बनाई गई है, जिससे कि स्पेस सेक्टर में और क्या रूल्स चेंज हो, आप सीधे, क्योंकि आप स्पेस सेक्टर के एक्सपर्ट हैं, आप भारत सरकार तक लाएं और भारत सरकार फिर उस पर कदम उठाए। एक्चुअली यूएसए भी इसी तरीके से काम करता है। नासा के अलावा उन्होंने एक बड़ा इकोसिस्टम बना रखा है प्राइवेट सेक्टर का। आपने केवल स्पेसएक्स का नाम सुना होगा क्योंकि ज्यादातर न्यूज में वही रहता है, लेकिन इसके अलावा और भी कितनी सारी कंपनियां हैं जो यूएसए में नासा को सपोर्ट करती हैं। आप कहेंगे नासा को सपोर्ट कैसे? देखिए, अगर कोई सैटेलाइट बनानी है या कोई भी स्पेस मिशन है, आपको क्या लगता है कि स्क्रैच से हर एक कंपोनेंट को नासा बनाता है? आंसर इज नो। उसके लिए आपको छोटे छोटे कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर्स, सप्लायर्स का एक पूरा इकोसिस्टम बनाना पड़ता है। इंडिया भी वही काम करने जा रहा है। एक और एग्जांपल देता हूं, आपने एंट्रिक्स का नाम सुना है? एंट्रिक्स इज कमर्शियल आर्म ऑफ इसरो, यानी कि प्राइवेट कंपनीज को भी सैटेलाइट्स की जरूरत पड़ती है, तो वो भी अपना जो आउटरीच है वो एंट्रिक्स के साथ कोलैबोरेट कर सकती हैं। तो यानी कि इसरो इस तरीके से कमर्शियल ऑपरेशन करके अलग से पैसा भी कमाएगा, जिससे कि जो डिपेंडेंस है ऑलरेडी एक्टिव, जिससे कि जो डिपेंडेंस है वो कुछ हद तक कम होगी। और भाई स्पेस सेक्टर जो इस समय कहा जाता था ये कमर्शियली वायबल है क्या, शुरू में स्ट्रगल आते थे ना, लेकिन अब ये कमर्शियली वायबल है, इस तरफ पुश किया जा रहा है। जैसे 2030 तक ये कहा जा रहा है कि इंडिया का जो स्पेस सेक्टर है उसमें जो अपॉर्चुनिटीज दैट आर मोर देन $77 बिलियन। सोचिए, इंडिया का कमर्शियल स्पेस टेक्नोलॉजी का मार्केट की बात कर रहा हूं। तो यानी कि आने वाले समय में आप देखने वाले हैं कि स्पेस सेक्टर में नई स्टार्टअप्स भी आएंगे, नए जॉब्स भी ओपन होंगे। तो अगर आप में से कोई आपके सिबलिंग्स हैं और उनका इंटरेस्ट है स्पेस में, और पहले वो सोचते थे कि यार इसरो में सिलेक्शन, तो इसरो में सिलेक्शन तो भाई बहुत प्राउड की बात है, आप वहाँ साइंटिस्ट बने, देश को आगे बढ़ाएं। लेकिन इसके अलावा प्राइवेट सेक्टर में भी नई जॉब्स आएंगी, राइट, क्योंकि FDI पॉलिसी भी लिबरलाइज होने जा रही है। इंडिया और चाइना में हम कहेंगे कि क्योंकि जो 2014 के बाद से इन्होंने जो स्पेस सेक्टर में किया, इन्होंने प्राइवेट कंपनीज को बड़ा सब्सिडी पुश दिया और हम अभी वो कर रहे हैं। लेकिन इंडिया के पास फिर भी एक एडवांटेज है चाइना के ऊपर। आप कहेंगे ये तो सर देशभक्ति की वजह से आप कह रहे हो, फैक्चुअल नहीं होगा। अरे फैक्चुअल है, एग्जाम्पल देख लीजिए। यानी कि किसी भी स्पेस इंडस्ट्री को, मतलब किसी भी देश की स्पेस इंडस्ट्री को अगर एक्सपेंड करना है, तो मुझे बताइए जो अब्रॉड कंपनीज हैं उनके साथ कोलैबोरेशन करना, आपको नहीं लगता एक बिग पोटेंशियल है? क्योंकि भाई वहां से कैपिटल भी आएगी, टेक्नोलॉजी कोलैबोरेशन होंगे, जॉइंट वेंचर्स होंगे, प्लस आपकी अगर स्पेस टेक्नोलॉजी की कंपनियां हैं भाई उनको चाहिए कॉन्ट्रैक्ट्स, तो गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर हो जाएगा, कुछ प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर हो जाएंगे। लेकिन अगर भारत की कंपनियों को कॉन्ट्रैक्ट मिलने लग जाए यूएसए से, कनाडा से, यूरोप के अदर देशों से, क्योंकि हम कॉस्ट इफेक्टिव एक एज रखते हैं इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग की स्पेस सेक्टर में, तो मुझे बताइए आपको नहीं लगता बेटर होगा? तो आप कहेंगे चाइना के लिए भी तो हो सकता है। नहीं होगा, क्योंकि चाइना थ्रेट असेसमेंट रिपोर्ट में सबसे ऊपर दिखता है, यानी कि दुनिया सिक्योरिटी वाले मैटर में, क्योंकि भाई ये स्ट्रेटेजिक मैटर है ना स्पेस सेक्टर, तो दुनिया में मेजर जो देश हैं, डेवलप्ड नेशंस हैं, वो अपने कंट्री में मतलब क्लियरली वो रखते हैं कि भाई ये तो सिक्योरिटी से के लिहाज से संवेदनशील है, हम चाइना पर विश्वास नहीं करेंगे। तो अगर सिक्योरिटी कंसर्न से चाइना की कंपनियों को बाहर के ऑर्डर नहीं मिलेंगे, अपने ऑर्डर पर ज्यादा चलेगी, और हमारी जो कंपनी है उनके पास इतना बड़ा इंडिया का भी मार्केट है, प्लस बाहर के भी ऑर्डर मिलेंगे, तो आपको लगता है एक एज है डेफिनेटली, जिससे कि इतना बड़ा जो गैप है हम उसको प्लग कर सकते हैं। अरे चाइना ने भी तो प्लग किया है। आप ये देखिए, जब से मैं स्पेस प्रोग्राम आपको बता रहा था 50 से और 69 तक, सोचिए तब चाइना में क्या चल रहा था। अरे चाइना में भयंकर गरीबी, आपके यहाँ वहां पर चल रहा था, कितने सारे एरिया में तो इंस्टेबिलिटी थी। और सोचिए 1980s के बाद से, जब से उन्होंने अपनी इकोनॉमी को बूस्ट किया, और उसके बाद से मैं आपको बता रहा हूं ISR वाले एरिया में लगभग आधी सैटेलाइट लेकर बैठे, 13,000 सैटेलाइट का टारगेट, और मतलब ग्लोबल लेवल पर सैटेलाइट के माध्यम से वो इंटरनेट की बात कर रहे हैं। तो अगर वो कर सकते हैं तो भाई हम क्यों नहीं, क्योंकि उन्होंने भी तो इतना बड़ा सफर हासिल मतलब यहां पर किया है। और आप कहेंगे कि नहीं सर वहां तो ना चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी है सर, डिक्टेटरशिप है सर, वहां हो जाता है, कई लोग ऐसा भी कहेंगे। लेकिन आपको समझना होगा कि किसी देश में जो ग्रोथ होती है किसी भी सेक्टर में, वो केवल इससे नहीं होती कि आपके देश के अंदर क्या हो रहा है, वो तो जरूरी है ही है,
कि स्टेबल पॉलिसी होनी चाहिए, पॉलिसी सपोर्ट होना चाहिए, उसमें प्रायोरिटाइजेशन होना चाहिए उस सेक्टर की, जो इंडिया ऑलरेडी कर रहा है कि भाई प्रायोरिटी है, मिलिट्री एस्पेक्ट से भी है, कमर्शियल एस्पेक्ट से भी है, राइट। लेकिन इसके अलावा आपको चाहिए होता है इंटरनेशनल एटमॉस्फेयर इन योर फेवर। आपको चाहिए होता है कि कहीं दूसरे देश से जो आपको मदद मिल सकती है, आप भी उनके काम आए और वो भी आपके काम आए। अगर भाई आप उनके लिए अपॉर्चुनिटी होंगे तो काम आएंगे कि नहीं आएंगे। जैसे कि चाइना वेस्टर्न वर्ल्ड के लिए अपॉर्चुनिटी था 1980s 1990s एंड सो ऑन। अब उनको लगने लगा भाई ये तो थ्रेट बन गया है। तो इंडिया भी एक बड़ी अपॉर्चुनिटी बन रहा है, जहां से सिक्योरिटी वाले एस्पेक्ट में चाइना पर ट्रस्ट है कम तो इंडिया पर ट्रस्ट है ज्यादा। तो हमें भी इस एडवांटेज को भुनाना होगा, आत्मनिर्भर पर फोकस करना होगा, राइट। जैसे कि इसरो ने एग्जांपल देता हूं, रीजनल डिप्लोमेसी में इसका कैसे काम आता है। इंडिया ने एक प्रोग्राम लॉन्च किया सार्क सैटेलाइट, सार्क देशों के लिए। पाकिस्तान ने कहा आप इसका नाम सार्क क्यों रख रहे हैं? इंडिया ने कहा क्योंकि ये हमारा गिफ्ट है सार्क नेशंस के लिए, मतलब हम इस सैटेलाइट्स को लॉन्च करेंगे और आप सबको फैसिलिटीज देंगे। हमने कहा इंक्लूडिंग पाकिस्तान, तुम्हें भी दे देंगे, टेंशन मत लो। कैसी फैसिलिटीज? भाई आपको मेट्रोलॉजिकल रिपोर्ट चाहिए, मतलब वेदर फोरकास्टिंग चाहिए, टेलीमेडिसिन में चाहिए, दूर दराज के इलाकों में डॉक्टर की सुविधा, आप जो है कुछ सिग्नल्स हम आपको कुछ फैसिलिटीज दे देंगे, आप उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ लोगों ने कहा कि ये तो ड्रिप मार्केटिंग कर रहा है इंडिया। ड्रिप मार्केटिंग का मतलब होता है पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें और फिर इसके बदले पैसा दें, कुछ ऐसा कर रहा है इंडिया। दूसरों ने कहा नहीं यार, मतलब साउथ एशिया में इंडिया इज द लीडर। ज्योग्राफी देखिए, इकोनॉमी देखिए, तो अल्टीमेटली लीडर तो वो होता है ना जब दूसरे के लिए कुछ करता है। तो अगर यूएसए इतनी बड़ी पावर बना है तो उसने मार्शल प्लान के तहत यूरोप में पैसा बहाया है डेवलपमेंट के लिए, तो तब वो बना है। तो खर्च करना पड़ता है रिश्तों के लिए, एडवांटेजेस के लिए, फ्यूचर एडवांटेजेस के लिए, तो वही इंडिया कर रहा है। पाकिस्तान ने कहा नहीं, हम नहीं मानते इसको, हम तब मानेंगे जब इस सार्क सैटेलाइट में पाकिस्तान भी पार्टनर होगा इन दिस प्रोजेक्ट। मतलब पाकिस्तान ने कहा हम भी इस प्रोजेक्ट को इसरो के साथ बनवाएंगे, हम भी पैसा लगाएंगे। हमने कहा देखो ऐसा ना हो पाएगा, ये इसरो का प्रोजेक्ट है, हमारा गिफ्ट है, रीजनल डिप्लोमेसी है, सार्क है, आप ये फैसिलिटीज ले सकते हैं, लेकिन नहीं, आपको नहीं लेनी है मत लीजिए। तो पाकिस्तान ने कहा ठीक है फिर, अगर आप कह रहे हैं, क्योंकि हमने तो शो किया था कि ये ऑप्शन आपको मिल सकता है, क्योंकि सार्क था ना, जरूरी थोड़ा ना मिलेगा, वो तो डिपेंड करता है कि आपका उस समय रिलेशंस इंडिया के साथ कैसा होगा। तो पाकिस्तान ने कहा अगर हम इसका पार्ट नहीं है, क्योंकि हम, तो फिर आप सार्क नाम कैसे यूज कर रहे हो, इसका नाम चेंज करो। फिर हमने साउथ एशियन सैटेलाइट इसका नाम रखा, क्या। तो साउथ एशियन सैटेलाइट ने एक्चुअली रीजनल लेवल पर इंडिया के जो नेबर्स हैं तो उन सबको शो किया कि यार स्पेस टेक्नोलॉजी में जब भी तुमको आगे बढ़ना होगा तो इंडिया इज द पार्टनर, उनके साथ कोलैबोरेट करो। चाइना ऑलरेडी हमारे साउथ एशिया में ऐसा कर रहा है। देखिए इनका एक BRI का प्रोजेक्ट है डिजिटल सिल्क रोड। आपको कि डिजिटल सिल्क रोड क्या है, मतलब ये एक्चुअली स्पेस टेक्नोलॉजी के थ्रू कोलैबोरेट करा रहा है। कह रहा है कि देखो तुम्हारे यहाँ जो डिजिटलाइजेशन है जिसमें स्पेस का इस्तेमाल होगा, तुम्हारे पास पैसा नहीं है, टेंशन ना लो, हम तुम्हारे साथ कोऑपरेशन करेंगे। तो डीपन कर रहा है स्पेस कोऑपरेशन हमारे पड़ोस में। खैर हमने भी कहा ठीक है चलो हम भी कहीं आपके पड़ोस में कर लेते हैं कोऑपरेशन, वो है क्वाड। क्वाड में कौन कौन है याद करो, जापान, USA, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, 4 से बना क्वाड। इंडिया ने भी 2021 में प्रपोज किया कि यार क्वाड में स्पेस कोलैबोरेशन भी तो होना चाहिए। कारण तो हमने हालांकि कहा स्पेस कोलैबोरेशन इसलिए होना चाहिए क्योंकि USA की नासा प्लस उनकी कमर्शियल आर्म्स अगर यहां पर इंडिया के साथ कोलैबोरेट करेंगे तो यार हमें हमारे सेक्टर को पुश मिलेगा, हम ज्यादा डेवलप हो पाएंगे। प्लस क्वाड है ना, और क्वाड का एक आइडिया क्या था, तो एक्चुअली काउंटर बैलेंस चाइना। हालांकि हमने कहा कि देखो इससे फायदा ये होगा कि इस एरिया में हम ह्यूमैनिटेरियन डिजास्टर रिलीफ जो मिशंस हैं उसको इफेक्टिवली कर पाएंगे, तो इस वजह से हमें ऐसा करना चाहिए। अमेरिकन कंपनी SpaceX वो भी कोलैबोरेट करेगी क्योंकि वो ऑलरेडी क्लाइमेट चेंज, डिजास्टर रिलीफ, रिसोर्स मैनेजमेंट, इसमें इनके सैटेलाइट्स मदद कर रही हैं। तो दैट वाज इंडियाज आइडिया। तो आप डिजिटल सिल्क रूट बनाओ तो हम फिर क्वाड के साथ बनाएंगे। तो अब अल्टीमेटली हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए एक वाइब्रेंट इकोनॉमिक्स, मतलब वाइब्रेंट इकोसिस्टम जिसमें गवर्नमेंट भी है, प्राइवेट प्लेयर्स भी हैं और बाहर से कोलैबोरेशन भी है। तभी ये सप्लाई चेन प्रॉपर बनेगी, तभी हमारे यहाँ नई अपॉर्चुनिटीज होंगी। तो इंटरनेशनल कोलैबोरेशन इसका की है। तो इन शॉर्ट अब हम क्या समझ सकते हैं कि देखो एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम को तो और ज्यादा नेक्स्ट लेवल पर हमें लेकर जाना है, उसके लिए स्पेस टेक्नोलॉजी में हमें और ज्यादा इन्वेस्ट करने की जरूरत है। अभी की जो अपडेट है हमारे CDS की उसके हिसाब से बताया $3 बिलियन इंडिया इन्वेस्ट कर रहा है, 50+ सैटेलाइट्स एज पर द रिपोर्ट्स दे आर गोइंग टू लॉन्च।
जो मिलिट्री सैटेलाइट्स होंगी, मिलिट्री पर्पस के लिए इस्तेमाल होंगी। इसके अलावा हमें कमर्शियल पर्पस के लिए इसको एक्सपेंड करना है और हमें दुनिया में अमंग टॉप लीडर्स बनना है इन स्पेस सेक्टर। तो उसके लिए एफडीआई में रिलैक्सेशन प्लस गवर्नमेंट का सब्सिडी सपोर्ट फॉर प्राइवेट सेक्टर इज नेसेसरी।